that contains two acids. First one is Virginia woolf and second one is APJ Abdul Kalam. There are two writers, one is Virginia Woolf and the second one is APJ Abdul Kalam. and ये राइटर है वर्जीनिया वुल्फ, इनका ऐसे है प्रोफेशन फॉर वुमेन। वर्जीनिया वुल्फ का ऐसे है प्रोफेशन प्रोफेशन फॉर वुमेन, राइटर है वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ पहला आपका क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया वुल्फ इज द जॉब और ड्यूटी ऑफ प्रोफेशनल वुमेन राइटर। क्या क्वेश्चन है, प्रोफेशनल राइटर। एक प्रोफेशनल राइटर के वर्क और ड्यूटी क्या होती है। पहले हम इस एसे के बारे में कुछ समझते हैं। देयर वॉज अ टाइम when writing for women was a reputable and harmless job because it did not break the family bonds, family bonds। एक ऐसा समय था जब औरतों के लिए लेखन कार्य बहुत आसान होता था, क्योंकि वो परिवार की शांति को भंग करने का काम नहीं करती थी। जो भी लिखती थी वो समाज में स्थित रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी नियम कायदे थे, उनको ध्यान में रखते हुए अपना लेखन लिखती थी। इसलिए औरतों के लिए लेखन कार्य करना उस समय बहुत मुश्किल नहीं था। The road was cut and made smooth by such प्रोफेशनल वुमेन राइटर्स। लेकिन कुछ आगे प्रोफेशनल वुमेन राइटर्स आए जिन्होंने इस रोड को कट किया और फिर वहाँ से औरतों के लिए लेखन में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हुई। एडवेंचरस जॉब आफ्टर विक्टोरियन एज। जब इसका आंसर लिखेंगे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, राइटर के बारे में लिखेंगे और इसे के बारे में लिखेंगे। फिर राइटिंग is a harmless
ऑक्यूपेशन। इन पास्ट में जो राइटिंग थी वो कहती थी एक हार्मलेस ऑक्यूपेशन, हार्मलेस ऑक्यूपेशन यानी औरतों के लिए लिखना कोई कष्टकारक, कोई हानिकारक चीज़ नहीं थी, क्योंकि वो समाज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रहकर लिखती थी पास्ट। लेकिन फिर क्या हुआ, ए डेंजरस जॉब आफ्टर द विक्टोरियन एज, ए डेंजरस जॉब आफ्टर द विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज एक ऐसी एज थी जिसमें औरतों को द लेडीज वर कंसिडर्ड द एंजल ऑफ द हाउस, औरतों को घर की देवी माना जाता था। कहा जाता था कि मर्दों को बाहर के काम और औरतों को घर के काम करने चाहिए, औरतों को घर के दायरे में, समाज के दायरे में रहना चाहिए। लेकिन विक्टोरियन एज के बाद जो प्रोफेशनल राइटर आए उन्होंने इन सीमाओं को तोड़ना शुरू किया। उन्होंने औरतों के जीवन के बारे में पुरुषों के दृष्टिकोण से अलग होकर लिखना शुरू किया, औरतों का पर्सपेक्टिव रखना शुरू किया, औरतों के लिए आज़ादी और अधिकारों की बात करना शुरू किया। वहाँ से उनके लिए जो लेखन का कार्य था वो एक डेंजरस जॉब बन गया आफ्टर द विक्टोरियन एज। फिर इमेज ऑफ द विक्टोरियन वुमेन, इमेज ऑफ द विक्टोरियन वुमेन, विक्टोरियन वुमेन क्या थी विक्टोरियन वुमेन की इमेज? इन द विक्टोरियन एज women were considered as the angel or the goddess of the house. They must follow the rules and regulations of the house, of the family, of the society. उनको परिवार की, समाज की, घर की जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, रोकथाम है, पाबंदियां हैं, नियम कानून है, उनको पालन करना विक्टोरियन युग में अपरिहार्य माना जाता था। वो चीज़ें हैं। Dismantling that image of the Victorian age or destroying that image of Victorian age, Victorian age। जो प्रोफेशनल राइटर आए उन्होंने विक्टोरियन एज की जो औरतों के प्रति इमेज थी उस इमेज को तोड़ डाला। औरतों को घर से, पर्दे से, रीत रिवाजों से, नियम कायदों से बाहर कर दिया। वो बाहर निकल कर लिखने लगी। एक और चलन था कि औरतें कहीं बाहर जाएं तो उनको समस्या का सामना न करना पड़े, किसी प्रकार की मुश्किलों का सामना न करना पड़े। उसके खिलाफ भी उन्होंने अपने लेखन में लिखना शुरू किया। As long as women realize the unfair treatment they were facing and would like to pursue their dreams, their pursuit
for your own dream. और इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने सपनों को, अपनी कल्पनाओं को, अपने लक्ष्यों को पाने का संघर्ष करना शुरू किया। और फिर इसके बाद कंक्लूजन। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका लिखा जाएगा। सोसाइटी में औरतों की इमेज क्या थी? सोसाइटी एक्सपेक्ट्स वुमेन टू बी चार्म। सोसाइटी औरतों से ये उम्मीद करती है कि औरतें सौंदर्य प्रसाधन की वस्तु हैं। औरतों को सौंदर्य प्रसाधन के पर्दे में रहना चाहिए। ये उस समय औरतों की इमेज थी पुरुष प्रधान समाज में। फिर एक क्वेश्चन आएगा, क्या वर्जीनिया वुल्फ as a writer of novels वर्जीनिया वुल्फ एक नॉवेल की लेखिका। इसमें आंसर में क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में वर्जीनिया वुल्फ के बारे में लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है? हर स्ट्रीम साइकोलॉजिकल टेक्निक और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। as a professional writer, professional writer। डिसरिगार्ड, हर डिसरिगार्ड regard to conventional concept of life, conventional concept to life। हर अनकन्वेंशनल लव,
concept of unconventional love. A realistic narrator. ये और सबसे लास्ट में कंक्लूजन। ये इनकी ऐसे राइटिंग के मेजर फीचर्स हैं। सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको वर्जीनिया वुल्फ के बारे में, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत बताना है। फिर हर साइकोलॉजिकल टेक्निक और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, ये क्या होता है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें स्टोरी एक सिस्टमेटिक ढंग से चल रही होती है, अचानक कहीं पर वहाँ पर पॉज लगता है और फिर वहाँ से पास्ट टाइम की स्टोरी निकल कर आती है और वो फिर शुरू होती है। जैसे ये इनका ऐसे है प्रोफेशनल वुमेन, या एक नॉवेल है मिसेस डलोवे, जिसमें जो डलोवे होती हैं, मिसेस डलोवे एक लेडी है, वो अपना जीवन जी रही होती है, अपना शादीशुदा जीवन। अचानक उन्हें एक व्यक्ति मिलता है जो उनके शुरुआती युवावस्था में जिससे उनका लव अफेयर रहा होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ उनकी युवावस्था में उनका लव अफेयर रहा होता है, वो व्यक्ति उनको तब मिलता है जब उनका शादीशुदा जीवन आराम से चल रहा होता है, और उससे मिलते ही, उसको देख कर ही उनको अपना पास्ट लाइफ का जो भी अफेयर था वो याद आता है, और फिर वहीं से पास्ट की लाइफ वहाँ से शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक या साइकोलॉजिकल टेक्निक। फिर एज ए प्रोफेशनल राइटर, वो एक प्रोफेशनल राइटर है। प्रोफेशनल राइटर का मतलब ऐसी लेखिका है जो औरतों की उस इमेज से निकलकर, उस इमेज से बाहर निकलकर अपना लेखन कार्य करती हैं जिस इमेज के अंदर औरतों को कैद करके रखा गया है कि दे आर कंसिडर्ड द एंजल ऑफ द हाउस, दे आर कंसिडर्ड द चार्म, द ब्यूटी प्रोडक्ट। इस इमेज के तहत औरतों को ब्यूटी प्रोडक्ट समझा जाता है या फिर घर की देवी समझा जाता है। उस इमेज से बाहर निकल कर वो लेखन कार्य करती हैं। औरत के विरुद्ध बने हुए, औरत के बारे में बने हुए इमेज को तोड़ती हैं, उनको आज़ाद स्वच्छंद वातावरण देती हैं अपने राइटिंग में। इसलिए वो क्या कहते हैं प्रोफेशनल राइटर। हर डिसरिगार्ड टू कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, जो जीवन का कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में, जिसके थ्रू औरतों की इमेज को खराब करके रखा गया है, मतलब उनको सीमित करके रखा गया है, उसको तोड़ती हैं, उसके प्रति डिसरिगार्ड दिखाती हैं। जो लाइफ का कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट है, प्रासंगिक कॉन्सेप्ट है, उसके प्रति डिसरिगार्ड, असम्मान दर्शाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ अनकन्वेंशनल लव, जो लव का उनका प्रिंसिपल है, व्यू पॉइंट है, वो भी अनकन्वेंशनल है। कन्वेंशनल का मतलब वो प्रेम जो रीति रिवाजों, अनुशासन, नियम, कायदे कानूनों में बनकर किए जाए, वो कन्वेंशन।
और उनसे जो हटकर किया जाए वो अनकन्वेंशनल लव, कॉन्सेप्ट ऑफ अनकन्वेंशनल लव। अ रियलिस्टिक नरेटर, वो जीवन की जो भी घटनाएं उनके सामने आती हैं उन घटनाओं को नोवेल के माध्यम से वास्तविक तरीके से हकीकत में नरेट करती हैं, उनका वर्णन करती हैं, उसको कहती हैं रियलिस्टिक नरेटर। और फिर लास्ट में कंक्लूजन, उनकी समरी पूरी में लिखनी होती है। इसको आपने समझ लिया। क्या है इंट्रोडक्शन, इसी के बारे में लिखना है। राइटिंग एज हार्मलेस ऑक्यूपेशन इन द पास्ट, ये हो गया। डेंजरस जॉब आफ्टर द विक्टोरियन एज, ये हो गया। इमेज ऑफ विक्टोरियन वुमेन क्या होती है। डिस्ट्रॉइंग द इमेज ऑफ विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज में औरतों की जो इमेज बनी हुई थी उसको इस ऐसे के माध्यम, इस नॉवल के माध्यम से तोड़ा गया है। देयर परफेक्ट फॉर देयर ओन ड्रीम, इस नॉवल के माध्यम से लेखक ने ये दिखाया है कि औरतों को अपने सपनों को का पीछा स्वयं करना चाहिए। और उसके बाद कंक्लूजन, ये इसके आपके ऐसे के मेन पॉइंट ऑफ व्यू है। उनको आप ठीक से करिएगा और समझिएगा। अब सबसे लास्ट में आता है ए पी जे अब्दुल कलाम। इनके दो स्टेज आपके सिलेबस में हैं। एक है पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। क्या है पैट्रियोटिज्म? पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। ये ऐसे है, इसमें जो क्वेश्चन आएगा राइट द summary of Kalam's patriotism। ये पूरे हिस्से का नाम पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। इसकी क्या लिखनी है? समरी। आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वही इंट्रोडक्शन। इसमें अब्दुल कलाम साहब के बारे में आप इसे पढ़िएगा, वो लिखेंगे, और इस ऐसे के बारे में लिखिएगा थोड़ा बहुत कि पैट्रियोटिज्म जो देशभक्ति है वो क्या होती है और देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, पॉलिटिक्स और रिलीजन से ऊपर उठकर होनी चाहिए। देशभक्ति धर्म और राजनीति
इन दोनों से ऊपर उठकर होनी चाहिए, इनसे परे होने चाहिए। इसके बाद मेन बॉडी क्या लिखेंगे, मेन बॉडी, मेन बॉडी के बाद मैसेज के बाद टाइटल के बाद कंक्लूजन। ये और शेडिंग में आपको इसकी समरी लिखनी है। मेन बॉडी में इन्होंने आपको बताया है कि हमारा देश है, कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, कितने सारे राज्य हैं, कितनी विविधताएं हैं, कितनी जातियां हैं, जनजातियां हैं, उपजातियां हैं, कितने धर्म हैं, कितनी संस्कृतियां हैं, विविध विविध प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी उनमें एक विविधता में एकता है। और उस एकता को बनाए रखने के लिए जो सबसे जरूरी चीज़ है वो है देशभक्ति। वो देशभक्ति जो अलग अलग क्षेत्र के लोगों के बीच राजनीति होती है, उस राजनीति से ऊपर होनी चाहिए। और वो देशभक्ति जो अलग अलग जाति धर्मों के लोग हैं, वो जाति धर्म के लोग अपने जाति और धर्म से ऊपर उठकर देशभक्ति में अपना योगदान करें, अपनी सेवा दें। ये इसको सच्ची देशभक्ति के रूप में उन्होंने अब्दुल कलाम साहब ने इस हिस्से में बताया है। इसको आप ठीक से पढ़ें, समझें, इसको आप मेन बॉडी लिखें, इसका मैसेज लिखें। इसके माध्यम से मैसेज क्या दिया है, मैसेज ये दिया है कि लोग देश में राजनीति करते हैं, देशभक्ति के नाम पर राजनीति करते हैं, देशभक्ति के बजाय धर्म और जाति के झगड़ों में पड़ते हैं, फसाद करते हैं, दंगे करते हैं, राजनीतिक लड़ाइयाँ करते हैं, विद्रोह करते हैं, संघर्ष करते हैं। इन सारी चीज़ों से दूर होकर हमें देश के विकास के लिए सच्ची देशभक्ति करनी चाहिए, देश की सेवा में लगना चाहिए। टाइटल के बारे में थोड़ा लिखना है और उसके बाद कंक्लूजन लिखना है। ये आपकी हो जाएगी समरी। एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर 3 फैक्टर्स टू मेक अ नेशन ग्रेट? क्या क्वेश्चन आएगा? फॉर कलाम। What are 3 factors to make nation great? आंसर लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में इनका वैसे है पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, इस हिस्से के बारे में थोड़ा लिखेंगे। तो जो 3 फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं? 3 फैक्टर्स। क्या क्या है? नंबर 1 पर है कलेक्टिव प्राइड ऑफ पीपल, कलेक्टिव प्राइड, कलेक्टिव प्राइड ऑफ पीपल। नंबर 2 पर है
strong unity among people. Strong unity of people. और तीसरा है कंबाइंड एक्शन। तीसरा क्या है? कंबाइंड एक्शन। किसी देश को महान बनाने के लिए जो 3 फैक्टर्स होते हैं वो क्या है? कलेक्टिव प्राइड ऑफ द पीपल। कलेक्टिव प्राइड यानी जो अपने देश की जो संस्कृति है, विविधता में एकता है, उस पर उस देश के लोगों को कलेक्टिव प्राइड होना चाहिए। उसके जो हीरोज हैं, उसके जो नायक हैं, क्रांतिकारी हैं पास्ट के, उन पर उस देश के लोगों को कलेक्टिव प्राइड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग यूनिटी ऑफ पीपल। देश में चाहे कितनी भी विविधता हो, कितनी भाषाएं, संस्कृतियाँ, धर्म, जाति, समाज के लोग क्यों ना रह रहे हों, लेकिन उनमें एक स्ट्रॉन्ग यूनिटी होनी चाहिए, तभी देश महान हो पाएगा। और कंबाइंड एक्शन और इफर्ट्स। कंबाइंड एक्शन और इफर्ट लोगों का जो एक्शन है, जो इफर्ट है, वो कंबाइन यानी एक साथ संयुक्त रूप से होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि कोई कुछ समूह के लोग अलग अपना रास्ता चुन रहे हैं, दूसरे समूह के लोग अपना रास्ता अलग चुन रहे हैं। नहीं, सबका जो इफर्ट है, सबका जो एक्शन है, वो कंबाइन होना चाहिए। मेमोरी ऑफ नेशनल हीरोज एंड देयर एक्सपोल्स। इसके अलावा मेमोरी ऑफ नेशनल हीरोज, नेशनल हीरोज इसके अलावा अगर ये सारी चीजें नहीं होती हैं तो क्या होगा? फॉल ऑफ नेशन। फॉल ऑफ नेशन विदाउट दीज। अगर ये चीजें नहीं हैं तो इसके बिना क्या होगा? किसी भी नेशन का फॉल होगा, पतन होगा। और सबसे लास्ट में प्रॉस्पेरस विलेज। प्रॉस्पेरस विलेज, गाँव। भारत को मुख्यतः गांव का देश माना जाता है। बहुत बड़ी आबादी यहाँ की गांव में रहती है, तो यहाँ पर गांव और गांव के लोगों को जीवन को प्रॉस्पेरस यानी समृद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद एक ऐसे आता है टैगोर एंड इंडिया। इनका ये करने से है कलाम साहब का टैगोर एंड हिज इंडिया। ये इनका विषय है। क्वेश्चन आएगा, समराइज द व्यू ऑफ अमृत सेन।
अच्छा, बाई अमृत सेन। सेन ये राइटर है और ये इसे का नाम। क्वेश्चन आएगा, समराइज द व्यू ऑफ द सेन अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। अबाउट टैगोर। टैगोर के बारे में अमृत सेन के विचारों को की समरी लिखिए। इसका आंसर आएगा, इंट्रोडक्शन लिखना है। जिसमें टैगोर के लाइफ के बारे में थोड़ा सा लिखना है, उनके बर्थ के बारे में लिखना है और अमृत सेन के बारे में लिखना है। फिर वॉइस ऑफ बंगाल, वॉइस ऑफ बंगाल, टैगोर को बंगाल की आवाज़ के रूप में जाना जाता है। वो बंगाली भाषा के सबसे प्रोमिनेंट राइटर में से एक माने जाते हैं। उन्होंने हमारे नेशनल एंथम के साथ साथ एक गीत लिखा है, आमार सोनार बांग्ला, जिसको बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बनाया गया है। उनका साहित्य मूलतः बंगाली भाषा में लिखा गया है, इसीलिए उनको बंगाल की आवाज़ के रूप में जाना जाता है। ए मिस्टिक, वो एक रहस्यवादी राइटर है। उनके साहित्य में मिस्टिसिज्म बड़ी को पाया जाता है। वो स्पिरिचुअलिटी में भरोसा रखते हैं, डिविनिटी, डिवाइन सोल में बिलीव रखते हैं। उनका मानना है कि ह्यूमन सोल इज अ पार्ट ऑफ द डिवाइन सोल, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द डिवाइन सोल एंड इट रिटर्न्स अगेन टू द डिवाइन सोल आफ्टर द डेथ ऑफ द मैन। इस तरीके से वो इस सृष्टि के प्रत्येक ऑब्जेक्ट में, प्रत्येक प्राणी में डिवाइन सोल की उपस्थिति को महसूस करते हैं, देखते हैं। कन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, of culture, Tagore's outlook in life and his writings were largely non-secularism. non-sectarian. टैगोर का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो किसी एक संस्कृति, किसी एक विचारधारा तक सीमित रहने का नहीं था। उनका विचार था कि देश का, समाज का विकास करना है तो सब धर्म, सब संस्कृति, सब भाषाओं, सब विविधता वाले लोगों को एक साथ लेकर ही देश का, समाज का विकास किया जा सकता है, देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। फाउंडिंग शांति निकेतन, फाउंडर ऑफ शांति निकेतन। शांति निकेतन जो
आज विश्व भारती शांति निकेतन के रूप में जाना जाता है, उसका फाउंडेशन इन्हीं ने रखा था, इसको इन्हीं ने बनाया था, ये इसके फाउंडर हैं। टैगोर एंड गांधी जी भारत के आज़ादी के संघर्ष के समय के जो दो सबसे प्रोमिनेंट विचारक हैं, उनमें गांधी और टैगोर का नाम लिया जाता है। ये दोनों ही समावेशी विचारधारा के साथ पूरे देश को एकीकरण की डोर में रोक रखना चाहते थे, देश का विकास करना चाहते थे, देश को आज़ाद कराना चाहते थे। पॉपुलैरिटी ऑफ टैगोर वर्ल्ड वाइड है। दुनिया के सब देशों में परिचित हैं। साहित्य लेखन के लिए उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1903 में, जिसने उनको लेखन के क्षेत्र में पूरी दुनिया में परिचित कराया, पूरी दुनिया में लोकप्रिय कराया। इस तरीके से ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो अमृत सेन ने अपने एसे टैगोर एंड इंडिया में रखे हैं। इनको आप पढ़िएगा इन सारे पॉइंट्स को, और इन्हीं के आधार पर अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर दीजिएगा। इस तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट होता है लिटरेचर का। आपके पास केवल थोड़ा टाइम बचा हुआ है, इस वीडियो को देखें, समझें और इसके आधार पर तैयारी करें और अपना पेपर अच्छे से करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।